हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टे फॉरवर्ड में। आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक साइंस की सभी क्लासेस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप सभी को मिलेंगी यहाँ पे पीडीएफ के साथ। तो जैसे कि हमारा पहला लेक्चर है, हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपको चैप्टर वाइज, उसके बाद एमसीक्यूज़ आप सभी को कंप्लीट कराई जाएंगी। उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार देख रहे हो। जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज करनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हो, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? तो जैसे हम सभी पढ़ते थे, 7th हो, 8th हो, इन सब में किताब जो भी होती थी, बुक्स होती थी, उसमें लिखा रहता था व्यवस्थित ज्ञान हमारा विज्ञान है। वी प्लस ज्ञान, असिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो ये कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हमको देखना होता है कि अगर आप कहीं भी खड़े हो, आप जो देख रहे हो वो प्रोसेस हो रही है, वही साइंस है। साइंस इतनी आसानी कि आप समझ नहीं सकते हो। अगर आप किसी भी जगह खड़े हो, आपके चारों तरफ जो भी चीज़ हो रही है, आप समझ लीजिए वो साइंस है। ए टू जेड साइंस है। क्योंकि कोई भी चीज़ होने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। अब वो प्रोसेस जो होती है, जो एक विधि होती है, वो एक तरीके से होती है, एक सिस्टम से होती है। और जो वही तो हमारा विज्ञान है, एक क्या, सिस्टमेटिक नॉलेज, एक तरीके से किसी चीज़ को समझना हमारा एक विज्ञान है। अगर हम आपसे बोलें आप किसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हो, तो क्या है, आप बैलेंस्ड हो, आप गिर नहीं रहे। तो गिर नहीं रहे, किस वजह से नहीं गिर रहे? जैसे कि आप जानते होंगे, सेब नीचे गिरता है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। वो नीचे क्यों गिरता है, ये हमारा साइंस है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो आपको पता होगा, अगर आप बिल्कुल सीधे बैठ जाते हो, साइकिल चलाते हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप आगे की तरफ हल्का सा झुक जाते हो, तो आप आराम से चला सकते हो, एनर्जी हल्का सा कम लगेगी, आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। क्यों? ये भी एक साइंस है, रीज़न है। तो ये जो इन सब के कारण होते हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हो, उसके पीछे होने वाले कारणों को अगर आपने समझ लिया, तो वो आपकी साइंस है। और इन्हीं सब के कारण जो होते हैं, वो हमको आपको फिजिक्स में समझने को मिलते हैं। जैसे कि पहला हमारा चैप्टर होता है फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो ये मात्रक क्या है, मापन क्या है? तो याद रखिएगा कि जो हमारी साइंस है वो मोस्टली चलती है कंपैरिजन में। मोस्टली ज़्यादातर साइंस हमारी एक तुलना में चलती है। अगर हमने एक चीज़ की तुलना दूसरे से कर दी, तो जहाँ कहीं ना कहीं हम उसमें साइंस खोजने की हमने कोशिश करी है। अगर हम आपसे छोटा सा एग्जाम्पल पूछते हैं भैया कि चलिए आप अपनी लंबाई बताइए। आपने क्या बोला, 60 सेंटीमीटर पॉसिबल है, आपने बोला 60 किलोग्राम। तो क्या ये सही है? तो हमें तो नहीं पता सही है, लेकिन इन सबको लेके हमारे अंदर बहुत से कन्फ्यूजन थे, जिसको सही करने के लिए हमें इन सब की मापन की जरूरत पड़ती है। कंपैरिजन, हमको कुछ बेसिक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, बेसिक क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ती है। हमने आपसे बोला कि आपकी लंबाई कितनी है, आपने बोला भैया हमारी जो लंबाई है वो 172 इंच है। कितनी है? 172 इंच है। अब ये जो इंच है ये क्या है? तो आपने क्या किया, आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि इंच, भैया हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, हमारे एक जो पैमाना हो गया वो इंच है। उससे अगर हम किसी चीज़ की तुलना कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आपने 50 किलोग्राम बोला, आपने क्या बोला, 50 किलोग्राम हमारी क्या है, वेट है। तो आपने क्या किया, किलोग्राम में आपने स्टैंडर्ड ले लिया, उससे आप तुलना कर रहे हो, किसी का 40 है, तो इस स्टैंडर्ड जो मीजर है आपका, जो एक मापक है आपका, मानक है, उससे आपका 40 गुना है, किसी का 60 गुना है, किसी का 70 गुना। तो आपने क्या की, इस किलोग्राम से इन सब की आपने तुलना करी है, और यही आपका मापन है। तो ये जो मापन है किलोग्राम, ये आप कहाँ से आया, कैसे आया, उन सब के लिए आपको पता होना चाहिए। हमारी एक संस्था है, दिल्ली में भी है, लेकिन जो हमारी एक संस्था है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके तहत हमको कुछ यूनिट्स मिली हैं और कुछ हमारी क्वांटिटीज़ मिली हैं, कुछ हमारे मात्रक मिले हैं और कुछ हमारी राशियाँ मिली हैं। अब ये राशियाँ क्या हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअली इनको हम राशियाँ नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। अब ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो आप याद रखिएगा, हम जो चीज़ देख सकते हैं, अगर हम आपसे बोलेंगे कि भैया आप कितने थके हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम भैया कुछ थके, हमें तो नहीं पता चल रहा ना आपको कितना थके, तो हम क्या उसको मीज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम उसको माप नहीं सकते। तो ये जो हमारी थकान है, यानी फीलिंग्स हमारी जो है वो हमारी वो नहीं होती, क्या
राशियाँ नहीं होती। जो चीज़ हम देख सकते हैं वो हमारी राशियाँ होती। अगर हम आपसे बोलेंगे आपने कितना चला, तो आपने बोला भाई हम 50 किलोमीटर चल के आए हैं, तो आप क्या, वो चीज़ दिखाई देती है 50 किलोमीटर की आप चल के आए हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, भौतिक राशियाँ। तो जो राशियाँ आप देख सकते हो क्या होती हैं, आप देख सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये होती कितनी है, तो हमने जैसे आपको क्या बताया, हमने आपको बताया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो हमारे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पर एक जो हमारी बैठक होती है, आई होप 1960 में हुई थी, जिसमें हमको कुछ सिस्टम्स दिए गए, मापन करने की कुछ पद्धतियाँ दी गई, और इसी के तहत हमको कुछ राशियाँ दी गई और कुछ मात्रक दिए गए। तो वही राशियाँ क्या हैं, तो कौन कौन सी राशियाँ होती हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी जो मूल राशियाँ होती हैं, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो हमारी 7 प्रकार की होती हैं। कौन होती हैं, हमारी 7 प्रकार की होती हैं। आप परेशान मत होइएगा, इन सभी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो हम लिखते हैं मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, ठीक है, और हमारे मूल मात्रक। अब जैसे आपको पता है मूल राशियाँ हैं, इन्हीं के मात्रक होंगे जिनको हम मूल मात्रक कह देंगे। तो याद रखिए, हमारी जो मूल राशियाँ होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, टोटल 7 होती हैं। 7 कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं लंबाई। क्या होती है हमारी, एक लंबाई होती है, दूसरी हमारे द्रव्यमान होता है, तीसरा हमारा समय होता है जिसको हम टाइम कहते हैं, चौथा हमारा विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसके बाद हमारा होता है ज्योति तीव्रता, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद हमारी होती है पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे कितने हो गए, आई होप 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमारा बचा है जिसको हम क्या कहते हैं, ताप यानी टेम्परेचर। ये हमारी मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये मूल राशियाँ होती हैं जो हमको सबसे पहले दी गई थी, किसमें, जैसे हमने आपको बताया था, क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ 1960 में बैठक हुई थी, जिसके तहत हमको कुछ सिस्टम दिए गए और कुछ हमको राशियाँ दी गई। तो याद रखिएगा, राशियाँ में कितनी दी गई, ये 7 हमको राशियाँ दी गई, इनको मूल राशि कहते हैं। अब याद रखिएगा, इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती है, बजाय हमको इनकी सहायता से कुछ दूसरी चीज़ की मापन किया जाता है। यानी अगर आप लंबाई माप रहे हो तो आप किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप द्रव्यमान माप रहे हो तो किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब इनको मात्रक की हम बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा जो हमारा लंबाई का मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, याद रखिए, लंबाई के मात्रक को हम किस में मापते हैं। तो जो हमारा बेसिक है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि लंबाई को जो मात्रक है उसको हम पहले मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान आपको पता होगा किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। समय को आपको पता होगा सेकेंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ज्योति तीव्रता को हम किस में मापते हैं। तो याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं। एक क्वेश्चन और आया करता है ज्योति फ्लक्स को, बहुत लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्योति तीव्रता, कैंडेला, ल्यूमेन, वो ज्योति फ्लक्स का होता है। याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मोल। इसको हम किससे लिखते हैं, मोल से हम इसको मापते हैं। और ताप जो हमारा होता है, तो जनरली हम जो ताप मापते हैं उसको हम डिग्री सेल्सियस में नहीं मापते, किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। तो ये आपकी होती मूल राशियाँ 7 होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मूल मात्रक होते हैं
जो मूल राशियाँ होती हैं उनको एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको लंबाई व्यक्त करना है तो आप उसको सीधे मीटर में माप सकते हो, द्रव्यमान मापना है तो किलोग्राम में माप सकते हो, समय मापना है तो सेकंड में माप सकते हो, विद्युत धारा मापना है तो एम्पियर में माप सकते हो, ज्योति तीव्रता मापना है तो कैंडला में माप सकते हो, पदार्थ की मात्रा मापना है तो मोल में माप सकते हो, ताप मापना है तो केल्विन में उसको माप सकते हो। यानी अगर आप इन सातों में किसी चीज़ को भी मापन करना है, किसी चीज़ इन सातों में किसी चीज़ को मापना है आपको, तो आप इन मूल मात्रक से माप सकते हो। इन सबको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको मूल राशि कहते हैं, इन्हीं को हम स्वतंत्र राशि कहते हैं, जो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। अब याद रखिएगा इनके अलावा भी कुछ राशियाँ होती हैं, कुछ मात्रक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी पूरक मात्रक। क्या कहते हैं, पूरक मात्रक। तो ये आपके दो होते हैं, आपको पता होगा, ये हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूरक मात्रक। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे दो होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखिए एक आपका होता है कोण, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है घन कोण। दूसरा क्या होता है, ये होता है आपका घन कोण। जैसे कि आपने ये राशियाँ देखी, इनके मात्रक होते हैं, तो ये कोण, घन कोण, इनके जो मात्रक होते हैं याद रखिएगा, कोण का आपका क्या होता है, कोण को आप हमेशा रेडियन में मापोगे। किस में मापोगे, रेडियन में। और घन कोण को आप हमेशा किस में मापोगे, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। कई बार क्वेश्चन आया करता है, कोण को क्या हम स्टेरेडियन में माप सकते हैं, नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि ये आपका घन कोण है, यानी ये आपकी 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। और कोण हमारा क्या है, ये हमारा 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल कोण इसको हम रेडियन में मापेंगे, और 3 डायमेंशनल घन कोण इसको हम किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में मापेंगे। ये आपके होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन्हीं को हम कहते हैं पूरक मात्रक, जो हमारे 7 मूल राशियों के अलावा होते हैं। और जो हमारी 7 मूल राशियाँ होती हैं उसको आपने देख लिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। चलिए अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, जिनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और इनकी मात्रा को हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न मात्रक। अब ये क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ये वो मात्रक होते हैं जो मूल राशियों से, मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। यानी अगर व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करना है, इनको दिखाना है, तो याद रखिएगा आपको मूल मात्रकों की, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये स्वतंत्र नहीं होती। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मूल राशियों, मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक में मूल राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम मूल राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि हम किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि वो राशि जिनको हमें प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये होती क्या है, तो याद रखिएगा इन 7 मूल राशियों के अलावा आपकी जितनी भी राशियाँ होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशि। हम ऐसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमने मान लिया आपकी चाल, हमने क्या समझ लिया, चाल, स्पीड। अब आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। अब आपने देखा दूरी आपकी क्या है, दूरी आपकी एक डिस्टेंस है, दूरी आपकी एक डिस्टेंस है। अब दूरी को आप किस में मापते हो, दूरी आपकी एक लंबाई तो है, डिस्टेंस यानी लंबाई। अब आपका समय सेकेंड यानी टाइम, टाइम तो बीच में समय हो जाएगा। अब आपको पता है आपने क्या देखा, आपने चाल को निकालने की कोशिश करी, लेकिन चाल को निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ रही है, लंबाई की भी पड़ रही है, समय की भी पड़ रही है। तो यही तो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ, जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें, व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता हो, तो वही तो हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी लंबाई, समय, मूल राशियाँ हैं, इनकी सहायता से हम क्या निकाल रहे हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो आपकी यूनिवर्स में जितनी भी राशियाँ हैं, 7 मूल राशियों को छोड़ के, वो सब आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। और जो आपकी 2 सप्लीमेंट्री राशियाँ होती हैं, पूरक मात्रक होते हैं, वो आपके कोण होते हैं, घन कोण होते हैं। ठीक है, और हम 1-2 देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया त्वरण देख लिया, त्वरण आपने देखा होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब भैया वेग परिवर्तन क्या है, वेग परिवर्तन आपका क्या है, तो वेग आपका क्या हो जाएगा, एक चाल हो जाएगी, जिसका मात्रक क्या होता है, लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय, यही तो होता है। अब गुणे में ये समय अंतराल, तो ये भी समय, यानी
अब भी आपको लंबाई की आवश्यकता है और अब भी आपको समय की आवश्यकता है। तो ये आपकी क्या राशि है? त्वरण आपकी क्या राशि है? व्युत्पन्न राशि। यानी ऐसी राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमने आपको बताया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ हुई थी। तो इसको बस याद रखिएगा, ये आपकी जिनेवा में हुई थी, जो हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। किस सन में हुई थी हम आपको यहाँ लिख देते हैं, क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड क्या हो जाएगा? मेजरमेंट। ये जो आपकी बैठक हुई थी, ये आपकी हुई थी 1960 में। कहाँ? जिनेवा, जो आपका कहाँ पड़ता है? जो आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी में आपको बताया गया था सिस्टम, और बहुत सी कुछ चीज़ों को हमने इसी में देखा। तो सिस्टम क्या होते हैं इसको हम देख लीजिए, जो उसको हम कहते हैं मापन की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियाँ। तो याद रखिएगा जो आपकी मापन की पद्धतियाँ होती हैं, मापन की पद्धतियाँ वो आपकी कितनी होती हैं? तो वो आपकी होती हैं 3। आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। मापन की पद्धतियाँ, ठीक है, ये आपकी कितनी होती है? ये आपकी 3 होती हैं। पहली को हम क्या कहते हैं? पहली को हम कहते हैं CGS। पहली को हम क्या कहते हैं? पहले को हम कहते हैं CGS। और याद रखिएगा CGS को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है FPS। इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं ब्रिटिश। देखिए ये बहुत एग्जाम के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, लेकिन जनरली याद रखिएगा, थोड़ा अच्छा रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, चलिए हमारा जो तीसरा आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए जो हमारा तीसरा आता है उसको हम कहते हैं MKS सिस्टम, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत इंपॉर्टेंट है MKS सिस्टम। अब इन सब से होता क्या है? तो याद रखिएगा हमको इसमें कुछ चीज़ों की किस राशियों की बात करनी है, जिसको हम देखते हैं। जैसे हम पहले मान लेते हैं दूरी, उसके बाद हम एक द्रव्यमान मापते हैं, एक क्या? द्रव्यमान देखते हैं। दूसरी हमारा समय, दूसरा हमारा समय। सेम वही बात इसमें, दूरी, द्रव्यमान, समय और समय। और इसमें हम बात करेंगे, इसमें भी बात किसी करेंगे, हम दूरी की बात करेंगे, हम द्रव्यमान की बात करेंगे और हम समय की बात करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें जो हम दूरी मापते हैं, किसमें? CGS सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, इसमें हम दूरी को मापते हैं C से क्या है? सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान G क्या है? ग्राम। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान ग्राम में मापना पड़ेगा। और समय T, तो S क्या है? सेकेंड। तो आपको क्या मापना पड़ेगा? सेकेंड में मापना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो FPS है, यानी दूरी आप इसमें किस में मापोगे? इसमें आप फुट में मापोगे। द्रव्यमान आप किस में मापोगे? तो याद रखिएगा द्रव्यमान आप इसमें किस में मापोगे? द्रव्यमान आप मापोगे पाउंड में। किस में मापेंगे? पाउंड में। आपने नाम सुना होगा। इसके बाद आता समय, तो समय आप सेकेंड में ही मापोगे। किस में मापोगे? सेकेंड में। इसके बाद हमारा जो आता है MKS, उसमें दूरी आप किस में मापोगे? तो M फॉर क्या है? M फॉर मीटर है। ठीक है, दूरी आपने किस में मापी? दूरी आपने मीटर में मापी। अब आप द्रव्यमान किस में मापोगे? तो K है, K फॉर किलोग्राम। तो द्रव्यमान आप किस में मापोगे? किलोग्राम में मापोगे। ठीक है, अब समय आपका बचा, समय आप किस में मापोगे? तो समय आप सेकेंड में ही मापोगे।
देखिए अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें आपको हल्की सी पिक्चर क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आपका जो सेकेंड है वो हमेशा समान है, आपकी चाहे कोई भी सिस्टम हो, सेकेंड आपका बिल्कुल समान है, यानी आपको टाइम हमेशा सेकेंड में ही मापना है। बात आती है दूरी द्रव्यमान की, तो CGS में आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS में फुट पाउंड सेकेंड, और आपका MKS में मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिस्टम थे, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपकी जो सिस्टम है ये कैसे आया, क्यों आया। तो याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में या अभी के ज़माने में बहुत डिफरेंस है। तो गाँव में हो या कहीं भी हो, तो मापन की ना अलग अलग पद्धतियाँ होती थी, अलग अलग जो ये मापन की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से मापते थे। तो इसको लेके बड़ी समस्या होने लगी थी। जैसे आप गांव में जाते होंगे तो रत्ती आपने नाम सुना होगा, ये भी एक मापन की पद्धति है। सिक्का आपने देखे होंगे, तो पहले तो बहुत छोटे छोटे चलते थे, अब तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, हाई हो गया। तो उसी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम जो होती थी उसको सही करने के लिए हमने एक सिस्टम बना लिया, हमने एक तरीका बना लिया, जिससे आप कहीं भी जाओ आपको वो चीज़ उतनी ही मिलेगी। अब चाहे कहीं से खरीदो, चाहे यहाँ से खरीदो, इंडिया से आप बाहर जाओ, तो ये जो सिस्टम है उसी वजह से ये सब तरीके आए। तो याद रखिएगा, जो हमने आपको बताया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो आपका सिस्टम है, इसी में क्या चीज़ दी गई, इसी में आपके जो ये सिस्टम है जिसको हम कहते हैं MKS सिस्टम, इसी को मॉडिफाई किया गया, इसी को थोड़ा बेहतर किया गया और इसी को नाम दे दिया गया आपका SI सिस्टम। क्या नाम दिया गया? SI सिस्टम, यानी MKS को ही हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम का मतलब सिस्टम स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड सिस्टम। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है ये कि हम किस पद्धति को हम SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, MKS जो सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, उसी को हम SI सिस्टम कह देते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम उसी को हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से इसकी पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि जो आपकी जो राशियां हैं, जैसे हमने आपको बोला मीटर आया, आपका ताप आया, केल्विन आया, जो पदार्थ की मात्रा आई, ठीक है, मोल वगैरह, तो ये सब कैसे आई, इसको हम किससे तुलना की गई। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी साइंस है वो कंपेरिजन पे चलती है। अगर हम आपसे बोलते हैं आप 50 किलोग्राम है, तो किलोग्राम तो आपकी मूल राशि हो गई, तो आपने खुद को मूल राशि से 50 गुना कह दिया। किसी ने कह दिया 40 गुना है, तो उसने मूल राशि किलोग्राम से खुद को 40 गुना कर दिया। तो ये मूल राशि किलोग्राम, इसकी तुलना भैया किससे की गई, इसको हमने कैसे फिक्स किया, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसको हमने कैसे फिक्स किया। ये देखिए, जो हमने आपको बताया था क्या कि जो आपकी मूल मात्रक होते हैं वो मूल राशियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब आपकी क्या होती है, मूल राशियाँ होती हैं। यानी जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, मूल मात्रक, मूल राशियाँ। उसी साइड से आप क्या होगा, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, यानी मूल मात्रक से मिलकर बनी राशियाँ, मूल मात्रकों से मिलकर बनी राशियाँ आपकी क्या होंगी, व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल हो गया, तो मीटर बटे सेकंड, मीटर आपका क्या है, दूरी है, दूरी, ठीक है, लंबाई, समय, सेकंड, तो ये आपकी दो क्या, ये मीटर और सेकंड आपकी मूल राशियाँ, इनसे मिलकर बनी राशि आपकी क्या है, व्युत्पन्न राशि। तुरंत भी आपका ऐसा हो जाएगा। जैसे हमने फिर आपको बताया कि पूरक मात्रक कुछ होते हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा वे मूल मात्रक भी होते हैं परंतु पूरक मात्रक भी होते हैं, जो हमने आपको बताया कौन कौन से, कोण और घनकोण, कोण और घनकोण, यानी रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमने मूल राशियाँ आई उनको हम किससे तुलना करते हैं, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक तरफ आपका मात्रक हो गया, दूसरी तरफ आपकी राशि हो गई, और किस सन में इनको दिया गया और उसकी परिभाषा यानी किससे तुलना की गई। तो याद रखिए, हम पहले लिखते हैं मीटर। तो मीटर की राशि आपकी क्या है, मीटर क्या आपकी एक लंबाई है, लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1983 में इसकी खोज की गई। अब ये मीटर की तुलना किससे की गई, तो याद रखिएगा प्रकाश 1/299792458 सेकेंड, यानी प्रकाश सेकेंड के इतने भाग में जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश 1/299792458 सेकेंड में, यानी सेकेंड के इतने भाग में जितनी दूरी तय करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम 1 मीटर कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, तो इसकी तुलना की गई, ये थोड़ा याद रखने लायक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा।
उसके बाद आता है हमारा सेकेंड। सेकेंड की तुलना किससे की गई? तो याद रखिएगा सेकेंड आपका समय का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो याद रखिएगा, आपको पता होगा सीजियम 133 एक आपका तत्व है। ठीक है, सीजियम 133 जिसका परमाणु भार होता है 55, उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। तो याद रखिए उसके जो अणु होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में जितना समय लगता है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब वो क्रिया नहीं कर रहा, वो एक नॉर्मल स्टेट में अपनी सामान्य स्थिति में। और एक्साइटेड स्टेट जब वो क्रिया करने लगा, उसको कुछ एनर्जी मिल गई या कुछ उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर डिसबैलेंस हुए, तो वो जब एक्साइटेड होने लगता है, उसके जो अणु उच्च अवस्था में जाने लगते हैं, तो उसमें जो उसको समय लगता है क्रिया करने में, निम्न अवस्था से उच्च अवस्था जाने में जो उसको समय लगे, किसके? सीजियम 133, ये इंपॉर्टेंट है। सीजियम 133 के अणु को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में लगा समय आपका क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यानी आपकी सेकेंड की तुलना किससे की गई? समय की। सीजियम 133 के अणु को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में जो लगा समय होता है। चलिए, उसके बाद किलोग्राम आता है। तो किलोग्राम आपका किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। किसका? द्रव्यमान का। 1889 में इसको दिया गया था। अब ये क्या है? तो याद रखिएगा प्लेटिनम और इरिडियम ये आपके दो तत्व होते हैं। इनको मिला के जो हमने एक बेलन बनाया है, इन दो तत्वों को, कौन से? प्लेटिनम और इरिडियम, इन दोनों को मिला के जो हमने एक बेलन बनाया है, उस बेलन का जो द्रव्यमान है उसको हमने 1 किलोग्राम माप लिया है। क्या माप लिया? 1 किलोग्राम। अब भैया उसको माप लिया है, अब हमने दुनिया वालों से कह दिया है कि ये जो माप है, जो हमारा बेलन है, इसको आप तौल लीजिए, इसको किलोग्राम माप लीजिए। अब भैया आप चाहे उसको लोहे का बना लो, आप चाहे उसको सोने का बना लो, आप चाहे चांदी का बना लो, ये आपकी समस्या है। इतना ही वेट होगा, इसको आप 1 किलोग्राम कहोगे और कोई 1 किलोग्राम की सामान मांगेगा तो आप इसी से तौल के दे देना। ठीक है, समझ में आ गया क्या? कि भैया आपका प्लेटिनम और इरिडियम इन दोनों से मिलकर जो बना बेलन है उसका भार आपका 1 किलोग्राम है। आपका द्रव्यमान हो गया। 1889 में इसकी खोज हुई थी। अब भैया एम्पियर, एम्पियर है आपकी एक विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, जिसको हम 1948 में खोजा गया था। अब ये थोड़ा सा है, देखिए इसमें क्या लिखा है परिभाषा। इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना की गई है समान लंबाई के तारों में। क्या है? समझिएगा, हम इसको समझाते हैं। समान लंबाई के तारों में विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा, जो 1 मीटर दूरी में रखे तार हों, उनके मध्य उत्पन्न 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। धारा 1 एम्पियर होती है। कहने का मतलब भैया क्या है? कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपने 2 तार रख दिए हैं ऐसे, समान लंबाई के हैं, ठीक है, समान लंबाई के हैं, अगर आपने इसमें धारा बहाई, आपने इसमें धारा ऊपर को बहाई, इसमें धारा आपने नीचे को बहाई, इनको आपने 1 मीटर दूरी पे रख दिया। कितनी दूरी पे रख दिया? इसको आपने 1 मीटर की दूरी पे रख दिया। अब आपने इसमें विद्युत धारा बहाई। अगर भैया ये दोनों बल आपको पता है, एक में धारा ऊपर बह रही है, एक में धारा नीचे बह रही है, तो इनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा? इनके बीच में लगने वाला बल आपका क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। तो अट्रैक्टिव एक दूसरे को करेंगे, तो वो जो बल लगेगा भैया, अगर उस बल का मान कितना आ जाए आपका, उस बल का मान 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन आ जाए अगर बल, तो भैया हम कहेंगे जो इसमें धारा बह रही थी उसकी मात्रा क्या थी? उसकी मात्रा थी 1 एम्पियर। बात समझ में आई? अगर हम समान लंबाई के तारों को 1 मीटर दूरी पे रख देते हैं और उसमें विपरीत दिशा में धारा बहाते हैं, तो अगर वो जो 2 तार हैं एक दूसरे को इतने न्यूटन से खींचते हैं, तो हम कह देंगे कि जो उसमें धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की धारा है। इसी के तहत हमने खोज कर ली, हमने तारों को रख दिया और उसके बीच में जो धारा बहा दी उसको हमने क्या माप लिया? 1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भैया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है भैया? आपका नेक्स्ट आता है ताप। क्या आता है? ताप यानी केल्विन। ताप को केल्विन में मापते हैं। अब क्या है? 1967 में इसकी खोज हुई थी। अब भैया इसमें लिखा है जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना, जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना। अब भैया यहाँ पे एक नया कन्फ्यूजन आ गया कि त्रिक बिंदु क्या है, वो भी जल का। तो नीचे हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आपका त्रिक बिंदु क्या होता है। तो जल का वह ताप जहाँ पे जल की तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तीनों अवस्थाएं बोले तो ठोस, द्रव और गैस प्राप्त होती हैं, उस ताप को, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। किसका? जल का। यानी ऐसा बिंदु जहाँ पे जल की तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, उस बिंदु के ताप को हम क्या कहेंगे?
उस बिंदु के ताप को हम त्रिक बिंदु कहेंगे, वो बिंदु। और अगर वो ताप जो हमारा क्या होता है, वो ताप हमारा होता है 273.16 केल्विन, यानी 273.16 केल्विन, ये वह ताप होता है जहाँ पे हमें त्रिक बिंदु होता है। इसका अगर हम 1 इतना कर दें, यानी का इतना गुना कर दें, तो जो हमें मिल जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा केल्विन होगा। आई होप समझ में आया होगा। उसको हमने क्या कह दिया, केल्विन। अब भैया आप समझ रहे होगे, अगर हमने इसके ताप का यानी 273.16 इसका हमने 1/273.16 गुना किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भैया 1, यानी 1 केल्विन। वही तो हमने लिखा, जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना, तो जो हमारा त्रिक बिंदु होता है वो तो हमारा होता है 273.16, इसका 1/273 गुना करेंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या, 1 केल्विन। तो ये आपको ये मात्रा याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है कैंडिला, जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता भैया क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, ज्योति तीव्रता का सबसे पहले मतलब होता है कैंडिला, जिसका मात्रक है, कैंडिला को हम एक कैंडल से लेते हैं। सबसे पहले मापा क्या गया कि भैया इन्होंने एक मोमबत्ती ली, क्या ली, मोमबत्ती ली। अब इसको जलाई भैया, ये मोमबत्ती क्या होने लगी, ये जलने लगी। अब भैया ये मोमबत्ती होती है ना, इसकी जो ये जलनशीलता है, इससे जो लौ निकल रही है, उसकी तीव्रता वो कितनी तेज निकल रही है, वो कितनी तेज निकल रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, ज्योति तीव्रता। और इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक किस क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है कैंडिला। यानी एक मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उससे जो लय निकलती है, लय ना बोले तो उसको हम जो उससे आग निकलती है, उसकी तीव्रता क्या होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, ज्योति तीव्रता कह देते हैं। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और आया करता है, ज्योति फ्लक्स क्या होता है, ज्योति फ्लक्स क्या होता है। तो भैया एक चीज़ याद रखिएगा, फ्लक्स का सिंपल सा मतलब हुआ करता है एक पार्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल। तो भैया जो आपकी जो लौ निकल रही है ना, अगर हम इसको मापने के लिए हम एक निश्चित पैरामीटर फिक्स कर दें, यानी एक निश्चित अगर क्षेत्रफल से हम निकालें कि इस पार्टिकुलर एरिया से भैया कितनी तीव्रता का प्रकाश निकल रहा है, उसको अगर हम मापेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। यानी सिर्फ अगर हमको मापना है कि कितनी तेज निकल रही है तो उसको हम कहेंगे ज्योति तीव्रता। अगर हम उसको एक क्षेत्रफल के अंदर बांध देंगे कि एक निश्चित क्षेत्रफल से कितनी निकल रही है, तो उसको हम कहेंगे फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब इसका मात्रक क्या है, किसका, ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका कैंडिला। लेकिन हमने क्या बात की, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मतलब एक ज्योति तीव्रता, ज्योति भैया आपकी तीव्रता किससे, एक निश्चित क्षेत्रफल से। तो ज्योति तीव्रता बटे क्षेत्रफल है ना, क्योंकि इतनी तीव्रता वाला प्रकाश आपके एक निश्चित क्षेत्रफल से निकल रहा है, तो ज्योति तीव्रता बटे क्षेत्रफल। और ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कैंडिला। अब भैया कैंडिला बटे क्षेत्रफल, तो भैया याद रखिएगा कैंडिला बटे जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं ल्यूमेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन। और अगर मात्रक आपका कैंडिला बटे क्षेत्रफल भी आ जाए तो आपको ये भी सही करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मोल, पदार्थ की मात्रा। यानी पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। अब इसकी भैया किससे कंपेरिजन किया गया, तो याद रखिएगा इसकी जो तुलना की गई है वो कार्बन 12, ये आपका एक कार्बन का समस्थानिक है। कार्बन 12 का अगर हम कुछ पदार्थ ले लें, कुछ मात्रा ले लें, तो वो हमारी मात्रा कितनी है, 0.12 ग्राम कहेंगे, आप 0.012 ग्राम भी पढ़ोगे। तो ये जो मात्रक होती है, मात्रा है कार्बन 12 की, तो वो जो आपका 0.12 ग्राम है ना, अगर हम उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनकी अगर हम काउंटिंग कर लें, तो वो जो काउंटिंग होती है ना, वो जो मात्रा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मोल। तो इसी को हम देखिए संख्या क्या होती है, तो कार्बन 12 की 0.12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, मोल कहलाएगी। अब वो संख्या कितनी होती है, वो होती है 6.023 × 10⁻23 मोल। इसी को हम क्या कह देते हैं, आवोगाद्रो नंबर, इसी को हम कह देते हैं आवोगाद्रो संख्या। यानी 6.023। आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि मोल की तुलना किससे की गई, कार्बन 12 के 0.12 ग्राम से। और उसमें कितने अणु होते हैं, उसमें होते हैं 6.023 × 10⁻23 मोल, 6.023 × 10⁻23 मोल। और उसी को हम क्या कह देते हैं, आवोगाद्रो संख्या। त्रिक बिंदु तो आपने समझ लिया। अब हम आपको समझाते हैं कि भैया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, जैसे हमने पहले थोड़ी बार डिस्कस किया। तो सीजीएस मात्रक, इसी को हम कह देते हैं फ्रेंच सिस्टम।
ठीक है, क्या कह देते हैं, इसको हम फ्रेंच सिस्टम कह देते हैं। देखिए डिस्टेंस को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, मास द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम आता है, डिस्टेंस को किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं, द्रव्यमान मास को मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, टाइम सेकंड को मापते हैं। ठीक है, चलिए एम के एस को हम क्या कह देते हैं, ऐसा ही सिस्टम जैसे हमने आपको बताया, डिस्टेंस दूरी मीटर में, मास द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में। ठीक है, जैसे लिखा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1960 में बैठक हुई, जहां एम सिस्टम को मॉडिफाई एक्सटेंड करके आपको क्या बनाया गया, आपका ऐसा सिस्टम बनाया गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पूर्व मात्रक की। तो जैसे आपका बोला क्या, कोण, एंगल, किसका एंगल, प्लान एंगल, यानी एक समतल कोण, इसको हम क्या कहते हैं, मात्रा क्या होता है, रेडियन, थीटा से कहते हैं। टाइप क्या है आपका 2D, जैसे हमने आपको पहले बताया। तो याद रखिएगा कोण की कोई भी विमा नहीं होती। ठीक है, क्या होता है, ये आपकी क्या है, कोण की कोई विमा नहीं होती। जैसे आपने देखा ये क्या है, समतल पे बना। इसके बाद आता है आपका घन कोण, जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है। टाइप आपका क्या होगा, 2D हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इसका जो डिजाइन है कैसा बना है, तो आपका बना है 2D बना है ना। जैसे ये आपका एक ऐसे, ये आपका हो गया। चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए ये अगर हम इसकी ऐसे बात करें तो ये देखिए, ये आपका एक 3D बन गया, यानी कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो आपने देखा होगा ये आपका क्या बन गया, एक 3D बन गया, घन बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल। ठीक है, थोड़ा सा और है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। दूरी कुछ मात्रा के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये आपका डेसी को, सेंटी को, मिली को, माइक्रो में चेंज करिए इन सबको। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, डेसी को -1, सेंटी को -2, यानी जो आपका होता है 1/2 ये सब क्या है, ये होता है आपकी मीटर से तुलना की जाती है। यानी 1/, अगर आप 10 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेसी हो जाएगा। 1/, अगर आप 100 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटी हो जाएगा, यानी मीटर का 100वां भाग आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है कि हमारा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो बहुत बार लोग लगा देते हैं कि हमारा जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। तो नहीं, याद रखिएगा दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। पारसेक क्या है, पारसेक आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, किसका, तो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका पैरालैक्टिक सेकेंड, किसका, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड का आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो पैरालैक्टिक, पैरा का ले लिया पैरा और सेकेंड का ले लिया सेकेंड। तो ये आपका जिसको हम कहते हैं खगोलीय दूरी का मापक। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी आपको देखा होगा प्रकाश वर्ष, आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे, कौन, प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। अब भैया निकाल सकते हो, बहुत ही छोटा आसान तरीका है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आपके होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। आपको ये याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कितनी मीटर होती हैं आपके एक प्रकाश वर्ष में। अब निकालने का बहुत आसान तरीका है, हमने इसको खोजा है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम दूरी निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्रकाश वर्ष द्वारा, प्रकाश वर्ष क्या आपका दूरी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो क्या हम माप सकते हैं, दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। तो भैया दूरी निकालनी, चाल, तो आपको पता होना चाल हम किसकी निकाल रहे हैं, तो प्रकाश की बात की जा रही, तो चाल भी हम प्रकाश ही की रखेंगे। तो कितना होता है आपको पता होगा, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, यही तो होती है। और समय निकाल रहे हैं भैया हम, तो समय हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो हम एक वर्ष का समय रखेंगे। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया, 365 दिन होते हैं। लेकिन हमको निकालना किस में है, मीटर में, किस में मापना है, मीटर में मापना है। तो ये तो आपका दिन हो गया, तो भैया 365 में कितने घंटे होते हैं, तो आपको पता, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 में 24 घंटे, ये तो घंटे में आ गया भैया। इसको हम उसमें बदलेंगे, किसमें, मिनट में बदलेंगे तो हम 60 का गुणा करेंगे, इसको आप सेकंड में बदलेंगे तो हम फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया टोटल जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आपकी किस में आएगी, मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर।
प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इसी को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन है जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था इसको, फर्स्ट लेक्चर जो आपकी डेमो थी कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो आपको पता होगा न्यूटन आपका क्या है, न्यूटन आपका SI मात्रक है। न्यूटन आपका क्या है? SI मात्रक है। और डायन आपका क्या है? सीजीएस मात्रक। तो 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं। 1 जूल, सेम वही बात कि जूल आपका SI मात्रक है। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। अर्ग आपका क्या है? सीजीएस मात्रक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक HP यानी हॉर्स पावर जो आपका शक्ति मात्रक है उसमें कितने वाट होते हैं। तो उसमें तो कितना हो जाएगा हमारा? इसमें 746 वाट। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ बेहतर चीज़ आप चाहते हो, कोई तरीका आप नया चाहते हो तो प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम कुछ और अच्छा कर पाएँ और अच्छा आपके लिए लेके आ पाएँ। जैसे कि हमने पहले बोला, आप इसको आपकी क्लास का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका जो स्टडी ग्रुप होगा, आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका जो सोशल मीडिया है, तो कहीं पे भी हो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए और दूसरों को बताएं ताकि हम आपके लिए हर रोज़ कुछ नया बेहतर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे। टाटा, बाय बाय।